वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, सेशन नंबर 5, टॉपिक डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: फॉरवर्ड्स, टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस contract and swap, then forward and futures, and now forward and future contract. The buyers long in the forward future contract acquires a legal obligation to buy an assets the underlying at some specific future date, maturity or expiry date, in an amount, contract size, at a price, the forward और future price which is fixed today. देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये एक्चुअली दीज आर द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी। दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो किसी भी फ्यूचर की डेट में अंडरलाइंग एसेट्स, दैट मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स की डिलीवरी का एग्रीमेंट होता है, और जो रेट होता है वो उस दिन का होता है जिस दिन एग्रीमेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैल्यू ड्राइव करते हैं। क्यों किया जाता है? रीजन इज दैट कि फ्यूचरिस्टिक रिस्क जो होती है, जो लॉस होता है, एक्सचेंज रेट का हो सकता है, इंटरेस्ट रेट का हो सकता है, इकोनॉमिक रिस्क का हो सकता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से किया जाता है। और एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है ये किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को बाई करने का और सेल करने का। Now usage of forward और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हैजिंग और रिमूविंग रिस्क। जैसा मैंने अभी बताया कि फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिस्क को हैज करते हैं या रिस्क को रिमूव करते हैं। इन जैन मैकडोनाल्ड्स परचेजेज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ लाइव कैटल इन December एट प्राइस फिक्स टुडे होल्ड्स टू मैच्योरिटी। इट्स ए एग्जांपल। स्पेकुलेशन बाय A3 millions futures contract today at F0 equal to $100 and sales after 1 million at $110, close out contract, no delivery and profit of $10. Arbitrage keeps movement of F in line with S underlying. Now comparison of forward contract and future contract, दोनों में क्या अंतर होता है? पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फ्यूचर्स ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ये किया जाता है, और इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो मीडिएटर की भूमिका अदा करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी एट एक्सपायरी ऑलवेज, जबकि फ्यूचर के अंदर यूजुअली क्लोज आउट बिफोर मैच्योरिटी। फ्यूचर जो है मैच्योरिटी से पहले ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो बिफोर 15 डेज ऑफ मैच्योरिटी सेलर से या सेलर को ये रिमाइंडर भेजता है कि आप अपना पेमेंट हमारे पास जमा करा दीजिए, और जैसे ही सेलर पेमेंट जमा कराता है परचेजर को बोलता है कि आप जो है एक्सचेंज कर लीजिए, दैट मीन्स आप अपनी करेंसी में पेमेंट हमारे पास जमा कराइए और अपनी डिलीवरी उठा लीजिए। तो इसलिए ये मैच्योरिटी से पहले हो जाता है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है मैच्योरिटी एक्सपायर होने के बाद होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 1 डिलीवरी डेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की केवल एक डिलीवरी डेट होती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक रेंज डिलीवरी डेट के अंदर होता है।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नो कैश पेड अंटिल एक्सपायरी, एक्सपायर डेट से पहले कोई कैश पे नहीं किया जाता फॉरवर्ड के अंदर, जबकि फ्यूचर के अंदर कैश पेमेंट डेली मार्जिन के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेगोशिएबल चॉइस ऑफ डिलीवरी डेट साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि फ्यूचर जो है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें नेगोशिएशन चॉइस या डिलीवरी या साइज के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि एक स्टैंडर्ड लॉट बने हुए होते हैं और वो लॉट आपको सेल या परचेज करना होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रोसेस को हम देखें तो सेम है, रिजल्ट इनका भी सेम होता है, लेकिन फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है रिस्की होता है कंपेरेबली टू द फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स जो है ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है और उसमें प्रेशर होता है सेलर्स के पास, सेलर्स के ऊपर एंड बायर्स के ऊपर, कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी अगर ज्यादा लॉस होता है सेलर को तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नाउ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, holder has the right to buy or sell an assets underlying at some time in the future at a fixed price, but she does not have to exercise this right, can walk away from the contract. If holder wishes, latter is key distinction between options and futures or futures contract. ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, केवल राइट होता है। और राइट किस तरह का होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपने बैंक से कहता हूं कि मेरे पास $10,000 कनेडियन डॉलर हैं और मार्केट के अंदर जब 70 रुपीज पर डॉलर का रेट हो उस समय आप उन 10,000 शेयर्स को, $10,000 को जो है सेल कर देना। ये मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब बैंक क्या करेगा, जब तक 70 रुपीज पर कनेडियन डॉलर नहीं आ जाता तब तक वो उसको सेल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 70 आता है वो उसको सेल कर देता है। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, यानी केवल राइट बैंक को दिया मैंने, कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिया। तो इस ऑप्शंस को हम पुट ऑप्शंस कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे 10,000 कनेडियन डॉलर की आवश्यकता है और जब उसका रेट 60 रुपीज पर कनेडियन डॉलर हो तब आप परचेज कर लेना। तो 60 रुपीज के आने पर अगर बैंक जो है परचेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है, उस तरह का ऑप्शंस कॉल ऑप्शन होता है। तो ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। दैट इज इन जेन परचेजेस एंड ऑप्शंस टू बाई 100 माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स इन सितंबर at a fixed price of $102. So the profitability, what happens in September if actual stock price is $90 or $110? And now usage of option, insurance form of hedging, that is can ensure a minimum selling price for a stock at maturity of the options contract, that is in 6 million times, but can also benefit from higher prices should these occurs. Speculation, can buy an options at a low price and may be able to sell it before maturity at high price, close out the position, hence no delivery at maturity. Then arbitrage, keeps options price and price of underlying, that is stock, moving broadly together but not one for one. Now call option, a European call options gives the holders the long the right but not an obligation to purchase the underlying assets at a specified future date, known as the expiration, expiry or maturity date, for a certain price, the exercise or strike price, and in an amount contract size which is fixed in advance. For this privilege you pay today the call premium price. Buy 1 European call options, strike price के equal to $80 and the rate profit if
If you want to earn profit $5, then rate is $88. Afterward $83, then $80. This is the call premium. And now leverage from options on 100 shares. Option market in July, call premium $3, premium paid $300, strike price की $80. Cash market in July, spot price $78, cash paid $7,800. Option market October, profit $8, that is $88 minus 80, which is equal to profitability. Then net profit $800 minus $300, which is equal to $500, and return in percentage $500 divided by $300, which is equal to 167%. Cash market in October, profit $10, which is equal to $88 minus $78, which is equal to $10. Total profit $1,000, and return percentage $1,000 divided by $7,800, which is equal to 12.8%. सेल राइट और यूरोपियन कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस की 80, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं. $3 प्रॉफिट, $5 लॉस, देन K इक्वल टू 80 एंड आफ्टर प्रीमियम 83 and after loss $88, and ST is the strike price. Now put option. A European put option gives the holders the long the right but not an obligation to sell the underlying assets at a specified future date, known as the expiration, expiry or maturity date, for a certain price, the exercise or strike price, and in an amount contract size which is fixed in advance. For this privilege, you pay today the call premium price. Buy long a European put option, strike price K equal to $70. If it sells $65, if it sells $68, then loss $2, and it sells 73, then profit is $3. Sell right and European put option, strike price K equal to $70, profit $2 and loss $3, and put premium over the strike price. Now liabilities using swap. Swap, a negotiated OTC agreement between two parties to exchange cash flows at a set of pre-specified future date. Plain vanilla interest rate swap. MSA agrees to pay interest at a floating rate and receive fixed rate payment from the other side of the swap transactions. Liabilities using swap. Floating to fixed liability. LIBOR plus 0.5%, issuing floating rate bond. LIBOR, then firm swap, then 6% fixed. Net payment 0.5% plus 6% equal to 6.5% fixed. Then fixed to floating liability. Suppose 6.2% fixed, issued fixed rate bond, then 6% fixed plus firm swap, then LIBOR. So net payment equal to 0.2% plus LIBOR floating rate. Floating to fixed assets, LIBOR 0.5%, holding floating rate bond, then 6% fixed to firm swap, then LIBOR. So net receipt 6% minus 0.5%, which is equal to 5.5% fixed. Same as fixed to floating assets, 5.7% fixed, then hold fixed rate bond, then LIBOR, firm swap at the rate of 6%. So net receipt equal to LIBOR minus 0.3%. Swap financial intermediaries,
12% fixed, hold floating rate bond, then LIBOR 1%. So without swap, if LIBOR greater than 13%, firm swap makes a loss. LIBOR then firm swap, which is equal to 11% fixed. So after swap, net receipt 12% minus 11% plus LIBOR minus LIBOR 1%, which is equal to 2% fixed. And now do it yourself. Question number 1. What is the difference between futures and forward contract? And question number 2. Explain different kinds of derivative. And that's it from session number 5. Thank you.